कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एनईपी 2020 में कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंटर की जो भर्तियां होती हैं उनका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उनमें लाइन टू लाइन प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको समझ के उत्तर देना होता है। और ये प्रश्न वही है, मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, याद दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूं। कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, कला और खेल एकीकृत शिक्षा की बात एनईपी 2020 में की गई है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। पहला है सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक, भावात्मक और जीवन कौशल को बढ़ाना, विज्ञान गणित जैसे पारंपरिक विषय के जोर को कम करना। ये गलत बात है। एनईपी 2020 पूरा समझिए आप, मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि विज्ञान और गणित को कम नहीं करती, विज्ञान और गणित को बढ़ाती है एनईपी 2020, तो ये गलत है। कठोर शैक्षणिक कार्य से मनोरंजक अवकाश प्रदान करना, कठोर शैक्षणिक कार्य से मनोरंजक अवकाश प्रदान नहीं होता है, उसे तो बच्चा बोरियत फील करता है और ये कहता है कठोर होना ही नहीं चाहिए, हर चीज बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो कठोरता का विरोध करता है। छात्रों को कला और खेल में कैरियर के लिए तैयार करना, कैरियर के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं। आप देखना, ये भी सही है और ये भी सही है, यहां आपको दो ऑप्शन में से बेस्ट चुनना, और बेस्ट ऑप्शन क्या चुनोगे? सक्रिय सहभागिता होगी कला और खेल के माध्यम से, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से, कहते हैं कि जितना बच्चा खेलेगा, क्रिएटिव गतिविधि करेगा, उसकी मानसिक क्रियाएं उतनी प्रखर होती है, इसे कल्पना है, ठीक है, क्रिएटिविटी है। भावनात्मक, वो इमोशनली उससे अटैच होता है, तो रुचि जागृत होती है उसकी। और जीवन कौशल को बढ़ाना, क्योंकि वो लाइफ स्किल उसके आगे जाके क्या आते हैं, जीवन में काम आते हैं। तीनों उद्देश्य एक साथ पूरे हो रहे हैं, तो यहां आंसर क्या करना है आपको? एक। हमेशा देखना क्रिएटिव आंसर में जो बड़ा आंसर हो और जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो आंसर हमेशा सही होता है। ए। नंबर 2, कौन सा एनईपी 2020 के मूल्यांकन के दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? मूल्यांकन, मूल्यांकन पूरा समझ में आना चाहिए। मूल्यांकन पे बहुत प्रश्न आते हैं, एनईपी 2020 के मूल्यांकन संबंधी प्रमुख सुझाव क्या है? तो मूल्यांकन संबंधी सुझाव में यदि अपन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव क्या है? एनईपी 2020 कहती है कि हम राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करेंगे, और जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित होगा उसका नाम क्या होगा? परख होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा? परख। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या होगा? परख। और परख की जो फुल फॉर्म है, जैसे पी का मतलब परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है कि परख के फुल फॉर्म क्या और परख क्या? राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत 360 डिग्री कार्ड की बात की गई है कि एक बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक जितनी भी चीजें हैं वो सब 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड में होगी, ठीक है। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट सुझाव है मूल्यांकन की, इसमें मेंटेन नहीं, इसलिए मैंने अलग से आपको लिखा दिया है, नोट कर लिया कि आपके समझ में आ जाए। अब इसको समझो, मूल्यांकन दृष्टिकोण को सटीक रूप से वर्णित करता है। पूरे शैक्षणिक वर्ष में निरंतर परीक्षण छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने की कुंजी है, ठीक है। परीक्षाओं का मुख्य ध्यान छात्रों को दबाव में विषय वस्तु को याद करने की, रटने की कहीं भी बात नहीं करेगा। यह कहता है मूल्यांकन में जो मुख्य जोर है वो है अवधारणात्मक समझ। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, अवधारणात्मक समझ की बात करता है। अवधारणात्मक समझ क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल, मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ना कि बच्चों को रटाना है हमें चीजों को लेकर, तो याद करना तो कहीं भी नहीं आएगा। योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पे प्रत्येक स्तर पे मानकीकृत राष्ट्रीय परीक्षण होना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन को एनईपी 2020 कंप्लीट खत्म नहीं करती है, ये कहती है रचनात्मक मूल्यांकन के साथ योगात्मक मूल्यांकन को इंटीग्रेटेड करना है। तो योगात्मक मूल्यांकन खत्म करने की बात नहीं करती है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन के साथ इसको इंटीग्रेटेड करती है, तो यह भी गलत है। रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए और छात्रों को रैंकिंग देने के बजाय निरंतर सीखने में सहायता के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह कहता है जो ग्रेडिंग सिस्टम गलत है। आप जो क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मेरा बच्चा क्लास में दूसरा आया, चौथा आया, ये बड़ी बकवास चीज है भाई। इससे बच्चों में मनोवर्ती मनोबल कमजोर होता है। वो बच्चा कंपैरिजन करता है कि यार मेरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट ये है, मेरा तो 10वीं रैंक आई है। नई रैंक देने का सिस्टम ही बंद करना है। बच्चे का मूल्यांकन हर दिन होना चाहिए, हर दिन सीखना चाहिए, और जो सीख रहा है उसको सीखने का हिस्सा मानना चाहिए। तो स्पेशली ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, निरंतरता की सीखने की बात करता है। तो 2 और 3 एकदम गलत है। पूरे शैक्षणिक वर्ष में निरंतर परीक्षण छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव वर्ड है। प्रतिस्पर्धा एनईपी 2020 बात ही नहीं करेगा। ये कहता है प्रतिस्पर्धा खत्म करना है, रटना और कोचिंग संस्कृति को खत्म करना है। हमें बच्चे को समझाना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बच्चों में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो। तो नेगेटिव ऑप्शन जहां भी होगा एनईपी 2020 का विरोध करेगा। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे। समझ में आ गया इसमें काम की बात क्या है? परख याद रखना, 360 डिग्री याद रखना, रचनात्मक मूल्यांकन की बात याद रखना, सीबीएल योग्यता आधारित मूल्यांकन की बात करता है, सेमेस्टर परीक्षाओं की बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है।
कक्षा 3, 5, 8 में नियमित परीक्षा की बात करता है। ओके, डन। नेक्स्ट, पूरा समझ लेना जो बोल रहा हूं। कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है एनईपी 2020 ग्रामीण बीएड स्नातकों के लिए उनके स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार पे जोर क्यों देता है? एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है, जब चौथे अध्याय में अपन पढ़ते हैं तो चौथे अध्याय में एनईपी 2020 एक वर्ड यूज करता है, समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ग्रेड सेकंड के साइकोलॉजी के सिलेबस में जोड़ा गया है, समावेशी शिक्षा, जो सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो समावेशन क्या है? सीटेट की हमने एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, सिर्फ 5 रुपए उसका चार्ज रखा है, जो ऐप का चार्ज है। तो जो बच्चे सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं वो मैक्सिमम उस टेस्ट सीरीज को लें। वो बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, और भी बच्चों को मोटिवेट करें। अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, और सीटेट वाली जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री है, आप लीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, काफी फायदा हो जाएगी, आपकी सीटेट उससे क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं निःशुल्क जनवरी ये थर्ड ग्रेड वाले एग्जाम के बाद सीटेट के लिए 5-10 क्लासें भी ले लूंगा यूट्यूब पे। देखिएगा इसमें क्या है। तो समावेशन जो वर्ड है वो ये क्या कहता है? समावेशन का उद्देश्य है कि हमें सब लोगों को शामिल करना है एजुकेशन में। और ये कब होगा? जैसे मान लीजिए आप शहर के टीचर हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आपका ध्यान ये रहेगा कि यार मैं अप डाउन करूंगा, मैं अपने शहर जाऊंगा, हमेशा आप भागदौड़ पे रहोगे। तो ये कहता है कि उस क्षेत्र के बच्चों के फायदे के लिए बेटर ये होगा कि जो बीएड है उसमें स्थानीयता को बढ़ावा दिया जाए। यदि उसी गांव के लोग उस 4 वर्ष एकीकृत बीएड में एडमिशन लेंगे, फिर उनको उसी गांव में नौकरी मिल जाएगी, तो वो पूरे समर्पण भाव के साथ उन बच्चों के जीवन को सुधारने में योगदान देंगे। इससे रोजगार भी बढ़ा, वहां के लोगों को मौका भी मिला, सब लोग एजुकेशन की धारा में शामिल भी हुए, और जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है वो भी खत्म हो गया। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? समावेशन है। आप आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे? सी। शिक्षकों की अनुपस्थिति को कम करके उसके द्वारा गृह संबंधित कार्यों को विद्यालय में पूरा करना। क्षेत्र की परवाह किए बिना पूरे देश में समान शिक्षक वितरण नहीं, वही क्षेत्र की परवाह करता है एनईपी 2020। स्थानीय भाषा बोलने वाले और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले स्थानीय रोल मॉडल स्थापित करना। ये इंपॉर्टेंट है कि वहां के बच्चों से जुड़े हुए लोग जब एजुकेशन में आएंगे तो ज्यादा समावेशन होगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही है, लक्षित रोजगार, ये गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा सर। कौन सी एनईपी 2020 में भाषा नीति का सही वर्णन करता है? भाषा नीति पे पहले भी आरटी 2009 पे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, और यहां भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाषा नीति को समझ लो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझ लो भाषा नीति की एनईपी 2020 क्या बात करता है। जो आरटी 2009 ने बात की, जो एनसीएफ 2005 ने बात की, एनईपी 2020 ने भी वही बात की। जो कोठारी शिक्षा आयोग ने बात की, जो 1986 की शिक्षा नीति ने बात की, वही बात एनईपी 2020 करती है। थोड़ा डिफरेंट करती है। क्या करती है समझिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट। एनईपी 2020 कहती है त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार करती है, बहुभाषिकता की बात करती है। बहुभाषिकता का मतलब है हर बच्चे की जो भी भाषा, उस भाषा को मान्यता देना है। बहुभाषिकता शिक्षा में बाधक नहीं है, वो एक पूंजी है, और हमें हर बच्चे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। और वो भाषाएं सभी, यहां तक कि हमारी जो शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो तमिल है, चाहे वो तेलुगु है, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे राजस्थानी है, हम सबका उसे सम्मान करना है। और जो विदेशी भाषाएं हैं उनको भी हमें पढ़ाना है बच्चे को, लेकिन कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देनी है, उसे कक्षा 8 तक लागू किया जा सकता है। फिर आप राष्ट्रीय भाषा, 2 राष्ट्रीय भाषा शामिल कीजिए, और 2 राष्ट्रीय भाषा वो कोई भी हो, वो मातृभाषा प्लस कोई भी राष्ट्रीय भाषा हो, और एक विदेशी भाषा हो। उन भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी, बच्चे को समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, 6 से 8 क्लास के बच्चे उसमें भाग लेंगे। मतलब इतना गजब तरीके से किया गया है कि बहुभाषिकता एक पूंजी है, उसको हमें शिक्षा में बाधकता नहीं समझना चाहिए। तो स्पेशली मातृभाषा कहां तक लागू होनी चाहिए, प्रश्न बहुत बार रिपीट करता है। त्रिभाषा फार्मूले की बात करता है, और कौन सी भाषाएं हो सकती हैं जिनमें बच्चा सहज महसूस करे। देखिएगा क्या है, कक्षा 3 और 6 और 7 में अपनी 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेगा ये, यस या नो? देखो लचीलापन जहां आ गया मतलब वो हर जगह लागू होगा, चाहे वो विषय की बात करें, चाहे भाषा की बात करें। बच्चे को जो भाषा समझ में आएगी उस भाषा में बच्चा बात करेगा। जब घरेलू भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध ना हो तो द्विभाषी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, बाइलैंग्वेज, ठीक है, जिससे बच्चा सहज महसूस करे। तो बाइलैंग्वेज की बात की गई है। कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम अधिमानत है घरेलू भाषा मतलब मातृभाषा होगी, जो कक्षा 8 तक भी हो सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को अनिवार्य बनाता है। सभी सही लग रहे हैं मेरे को तो। आसर आप तो हट ही नहीं रहे हो बेटा। चंदा सेनी और कहां हटाएगी गोलू मेरे को।
संजीवनी टेस्ट सीरीज की बुक आएगी बेटा, 100% आएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज थी हमारी, जिसमें राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है। नमस्ते गुरुदेव, प्रणाम। फ्लेक्सिब योजना पे भी क्लास लेंगे। डीडी वेरी गुड, एकदम सही है। ये हिंदी को इंपॉर्टेंट मानता है, लेकिन हिंदी को अनिवार्य थोपता कहीं नहीं। एनईपी 2020 ये कहीं नहीं करता कि आप साउथ इंडिया वाले हो तो हिंदी को पढ़ेंगे नहीं सर, थोपने की बात ही नहीं करता है। आपकी जो मातृभाषा जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु उसमें पढ़ी है ना यार, गुजराती तो गुजराती में पढ़ी है ना। हिंदी को अनिवार्य नहीं मानता है, अनिवार्य नहीं करता है। ये कंफ्यूजन दूर करना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो ये गलत है। हिंदी को अनिवार्य नहीं मानता है, याद रखना। डी ऑप्शन। 21वीं सेंचुरी टॉपिक करवा दूंगा बेटा, टाइम नहीं मिल रहा बहुत, इस अगले वीक में करवा दूंगा। ग्रेड सेकंड के लिए बात कर रहे हो ना आप, करवा दूंगा मैं। अगला प्रश्न देखना। शिक्षक एक कक्षा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक संदर्भ और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। यह एनईपी 2020 के किस मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण? देखो पूरा अप्लाइड पेपर आता है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मजा आ जाएगा जी। रेट में आते हैं ऐसे प्रश्न। तो शिक्षक कक्षा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक लॉजिक करते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके किसी सामाजिक मुद्दे का एनालिसिस करते हैं। या एनईपी 2020 के किस मूल सिद्धांत? एनईपी 2020 की शुरुआत में लगभग 14-15 मूल सिद्धांत डाल रखे हैं मैंने किताब में, जो अपनी परिदृश्य वाली किताब है ना, वो होगी शायद आपके सबके पास, बहुत बढ़िया किताब है, उसमें सब अपडेट किया है पूरा। तो उस परिदृश्य वाली किताब में शुरुआत में एनईपी 2020 के सिद्धांत डाल रखे हैं। मुख्य सिद्धांत क्या, उनको देख के जाना एक बार। हल्का लेकिन सख्त नियामक निरीक्षण, सख्त की तो बात ही नहीं करता है। योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में नियमित रचनात्मक मूल्यांकन, हाँ ये बात करता है, लेकिन ये जो उदाहरण दे रहा है वो क्या रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है क्या? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देना, एफएलएन की बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है, ये भी पॉजिटिव है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की भी बात करता है। मतलब यहां एक को छोड़ के तीनों एकदम सही है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों की बात कर रहा है। लेकिन यहां जो एग्जाम्पल दे रहा है वो किससे रिलेवेंट है? एग्जाम्पल किससे दे रहा है आप समझो। आप में से अधिकतर बच्चों ने कहा कि सर बी है, कोई ने कहा सी है, कोई ने कहा डी का। एग्जाम्पल किसका दे रहा है? जहां छात्र वैज्ञानिक लॉजिक करेगा, जहां वो इतिहास को भी समझेगा, साइंस है, इतिहास है, जहां वो रचनात्मक अभिव्यक्ति भी करेगा, मतलब कला भी शामिल हो रही है, किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण भी करेगा, सामाजिक विषय भी शामिल हो गए। मतलब इन सभी विषयों की बात कर रहा है, आपस में सब विषयों को जोड़ रहा है, फिर उनका एनालिसिस कर रहा है। तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बहुविषयकता की बात कर रहा है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, वो समग्र शिक्षा की बात कर रहा है। बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं। आप कहते हो ना, और मैंने वो वीडियो बनाया, मैंने केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया कि आप चीजों को समझना स्टार्ट करें। कथन कांड वाले प्रश्न, मैं तो टेस्ट सीरीज में हमेशा कथन कांड वाले प्रश्न वैसे डालता हूँ, संगत असंगत वाले प्रश्न वैसे डालता हूँ, अप्लाइड प्रश्न, एग्जाम्पल वाले प्रश्न हमेशा डालता हूँ। मेरी हर टेस्ट में खासियत है कि मैं बनाऊंगा। आप डरे क्यों? आपको तो राजी होना चाहिए कि भैया आपने ग्रेड थर्ड में यहाँ का प्रश्न आसिम भाई बहुत दुखी होगा, 85% मेरिट जा रही है, वीडियोग्राम सेवक पटवारी में कोई मेरिट होगा कि 85%? 90% कोई मेरिट होती है क्या बताओ? पेपर इजी से आता है, किसी के 10% तुक्के ज्यादा सही हो गए, 5 सही हो गए, मर जाएगा प्रतिभाशाली बच्चा। गलत परंपरा है। पेपर हमेशा होना चाहिए एनालिटिकल, पेपर में प्रश्न आने चाहिए 4-4 लाइन के, तब समझोगे तो जो बच्चा सच में जिसने पढ़ाई की वो आगे बढ़ेगा। और हम सबको स्वागत करना चाहिए। रटाफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, रटाफिकेशन से ढांचा बिगाड़ दिया पूरे एजुकेशन सिस्टम का। तो सेंटर की भर्तियों का जैसे नेट के पेपर, ये सब अप्लाइड पेपर आते हैं और अच्छी चीज है, समझ बनाओ चीजों को लेकर। तो डी ऑप्शन है, मोस्ट वेलकम करना चाहिए आप लोगों को, पेपर का पैटर्न चेंज आए तो। एनईपी 2020 के ढांचे में प्रारंभिक चरण आधारभूत चरण से शिक्षा शास्त्रीय रूप से किस महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होता है? प्रारंभिक चरण आधारभूत चरण से किस रूप से चेंज होता है? यह खेल आधारित गतिविधियों को बनाए रखते हुए इंटरेक्टिव कक्षा शिक्षण को शामिल करना शुरू करता है। यह शिक्षण माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के उपयोग को समाप्त तो करेगा नहीं। यह प्रारंभिक चरण की बात कर रहा है। आधारभूत चरण कौन सा हो गया? फाउंडेशन स्टेज हो गया। फाउंडेशन स्टेज मतलब 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रारंभिक चरण क्या हो गया? आपका 8 से 11 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो ये 3 से 8 वर्ष में प्रारंभिक चरण क्या चेंज होगा? यहाँ पे ये खेल आधारित शिक्षण को औपचारिक पाठ्य पुस्तक आधारित निर्देश को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब ही नहीं है, कंप्लीटली किताबों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन खेल चलेगा, गतिविधि चलेगी। याद रखना, प्रारंभिक चरण पे भी व्यवसायिक विषयों और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का परिचय देता है। ये तो स्पेशली उसके बाद लागू होता है, 6ठी से 8वीं में लागू होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें मूल चीज क्या है? खेल आधारित विधियों को बनाए रखेगा। जो फाउंडेशन स्टेज में खेल आधारित गतिविधियां हैं वो प्रारंभिक चरण में भी रहेंगी, याद रखना। साथ ही उसमें नई चीज का जोड़ेगा, इंटरेक्टिव कक्षा शिक्षण, यानी ये बात करता है कि टीचर और बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, जहां बच्चा टीचर से प्रश्न पूछेगा, टीचर बच्चे की जिज्ञासा का समाधान करेगा। इस इंटरेक्टिव शिक्षण की बात करता है प्रारंभिक चरण, याद रखना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अच्छा प्रश्न है। अब जिसने समझा है वो बच्चा कर देगा, जिसने समझा नहीं है फाउंडेशन क्या होता है, प्रारंभिक चरण क्या होता है, मध्य चरण क्या होता है, वो अटक जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर।